नमस्कार। मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज 4 फरवरी है। यह देश चुनावों में व्यस्त है। अभी तमाम सूचना तंत्र के जितने उपादान हैं, आज मैंने सबको खंगाला। कहीं भी 4 फरवरी को याद करता हुआ यह देश नहीं दिख रहा है। भारत के इतिहास की यह शोकांतिका है कि अपने ही रहनुमा भारत के इतिहास की जो शहादतें रही है, जो कुर्बानियां हुई है मादरे वतन की मुक्ति के लिए, उन तमाम प्रयासों को भुलाने की नई साजिशें दिख रही है। नेताओं के पास वक्त नहीं है, समाज के पास समय नहीं है कि हम 4 फरवरी को हम याद करें। चाहे किसी भी दल के लोग 4 फरवरी 1922 का इतिहास हम यह मानते हैं कि चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे पहाड़िया विद्रोह हो, चाहे हूल विद्रोह हो, भारत का राष्ट्रवाद वंचितों के आंगन में फलता फूला। भारत का राष्ट्रवाद वंचितों की कुर्बानी के बाद जब वह राष्ट्रवाद चौड़ा तक पहुंचा तो भारत के मध्यम वर्ग को भी अपने आगोश में समेटा। क्या है 4 फरवरी 1922 का सवाल? आज 2024 में हम चौरी चौरा को याद कर रहे हैं। और क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग जो बहस कर रहे हैं द डायलॉग के इस चौपाल पर, ऐसी हुकूमत है जहां प्रतिकार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, विद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हस्तक्षेप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो शहीदों को याद करने में भी संकट है कि इतिहास में जो विद्रोह के जितने घटनाक्रम हैं, प्रतिकार के जितने स्वर हैं, आज उन स्वरों को फिर से स्मरण करने की भी स्थिति नहीं है। जो हालात ब्रिटिश हुकूमत के वक्त थी, वही हालात आज भी है। प्रतिकार के जितने स्वर हैं, वे सारे स्वर दबाए जा रहे हैं। और इस विसंगत बेला में चौरी चौरा के किसानों के उस विद्रोह को, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस आवाज को, मुझे लगता है जानबूझ करके उसको बिसराया जा रहा है, उसको नकारा भी जा रहा है आज इस चौपाल पर। क्योंकि वह टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास का कि मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से लौट करके आ गए हैं, महात्मा बन के लौटे, और 15 से लेकर के 22 तक भारत के इतिहास में कितनी घटनाएं घटी। और चौरी चौरा के बाद यह देश अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, हिंसा के मार्ग पर चलेगा। प्रतिकार और प्रतिरोध का क्या स्वरूप होगा? 1922 का इतिहास वो आंदोलन को विभाजित करता है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। आज की राज व्यवस्था ने एक संकेत साफ दे दिया। अगर तुम्हें इस व्यवस्था के खिलाफ असंतोष है तो सिंगूर और नंदीग्राम में जो विद्रोह हुए, अगर सैकड़ों गर्दन कटाने की ताकत है, तब तो तुम किसी प्रतिरोध के स्वर को जिंदा रखो। एक रेखा वहां खींच दी गई, दूसरी रेखा खींच दी गई
अगर तुम अहिंसा के मार्ग पर बढ़ते हो तो अन्ना आंदोलन की विफलता तुम्हारे सामने में है। जो छिटपुट, जो छोटे मोटे जगह जगह जो विद्रोह के स्वर हैं, ये सारे स्वर हतोत्साहित हैं। आज हम 4 फरवरी को याद करते हुए हम चौरी चौड़ा चलेंगे। वहां के जो सुलगते हुए सवाल थे, आज इस सदी में वे सवाल कहां हैं? और आज जो विद्रूप व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ में प्रतिकार के कौन से स्वरूप होंगे? हम इसी को रेखांकित करने के लिए आज चौरी चौरा को याद कर रहे हैं। उन तमाम शहीदों को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विलक्षण और भागलपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास के नामचीन हस्ती हैं और संघर्ष के पर्याय हैं। लगातार शोषितों, वंचितों और हाशिए के जो सवाल हैं, उन हाशिए के सवालों को मुख्य धारा में लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर विलक्षण बड़े इतिहासकार हैं और अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष भी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर राकेश रफीक। दर्शन शास्त्र में आपने पीएचडी की है, काफी किताबें आपने लिखी है। राकेश रफीक मुरादाबाद से जुड़े हैं। और हमारे बीच प्रख्यात लेखक, इनकी 2 दर्जन से ज्यादा किताबों को आज सुबह से मैं पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहा हूं। लगभग 8 घंटा से मैं सुभाष जी को पढ़ रहा हूं। आज पहली दफा मैंने सुभाष जी को पढ़ा है। इन तमाम पुस्तकों के बीच में चौरी चौरा पर इन्होंने एक प्रतिनिधि किताब की रचना की है और मुझे लगता है कि आज की बहस बहुत ही महत्वपूर्ण बहस होगी। मैं सीधे डॉक्टर राकेश रफीक के पास में आना चाहता हूं और विद्वानों को मैं सुनूंगा कि डॉक्टर राकेश रफीक, चौरी चौरा को याद करने के क्या मायने हैं, क्या संदर्भ है? अपनी बात रखें डॉक्टर राकेश रफीक। चलिए हम बात रख देते हैं, लेकिन पहले तो सुभाष जी को ही सुनना था जी, कि उन्होंने क्या लिखा है। ये अच्छा होता, ये अच्छा होता। देख बढ़िया। तब एक काम करते हैं कि आदरणीय सुभाष जी, आपने पुस्तक की रचना की है और लगातार, मुझे पता नहीं था कि आप हमारे मित्र सूची में हैं। मैं लगातार जो है आपकी कबीर पर और तमाम वंचितों पर जो आपकी बात है, आज पहली दफा मैं हृदय से मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी गंभीर और संवेदनशील और पुस्तकें आपने लिखी है। तो सुभाष जी, चौरी चौरा के उन तमाम क्रांतिकारियों को याद रखते हुए और उसके जो ऐतिहासिक सवाल हैं और वर्तमान संदर्भ है, आप अपनी बात रखें आदरणीय सुभाष जी। नमस्कार सभी साथियों को। आदरणीय प्रोफेसर विलक्षण जी और प्रोफेसर रफीक जी, देखिए आप सभी बहुत आदरणीय हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको अपनी बात पहले नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। और मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, उसी तरह समान रूप से अपनी बात रखता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका आदेश है उसका अनुपालन मैं करूंगा। दरअसल चौरी चौरा को हम किस संदर्भों में लेते हैं और चौरी चौरा का वास्तविक इतिहास हमें किन संदर्भों में ले जाने की कोशिश करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या चौरी चौरा की घटना आकस्मिक घटना थी, एक दिन की घटित हुई घटना थी? क्या वो गुंडे और अपराधियों का कृत्य था, जैसा कि स्वयं गांधी जी ने भी इस बात को कहा है कि चौरी चौरा का अपराध और गोरखपुर का अपराध, क्राइम ऑफ चौरी चौरा, क्राइम ऑफ गोरखपुर, 2 आर्टिकल उनके बहुत महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा क्या कोई क्षेत्रीय घटना थी गोरखपुर की, या भारतीय राजनीति में उसका कोई महत्व है? क्या चौरी चौरा भारतीयों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण लगी जितना ब्रिटिश सत्ता को लगी, कि तत्कालीन समय में ही पूरे इंग्लैंड का बच्चा बच्चा चौरी चौरा के नाम से कांपता था? अगर विश्वास न हो तो 4 फरवरी 1922 के बाद के 1 महीने के अखबार पढ़ लिए जाए, ब्रिटिश अखबार मौजूद है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, और लगता है कि चौरी चौरा की घटना को याद करके ब्रिटिश सत्ता सहम जाती थी। और यही कारण है कि चौरी चौरा पर ब्रिटिश अखबारों ने कहा कि ये फ्रांस की क्रांति के समान थी।
इतिहासकार और हमारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में बेस्टाइन दुर्ग पर क्या कुछ घटित हुआ था। मुझे सौभाग्य मिला है उस दुर्ग को देखने का, जाने का भी। बेस्टाइन दुर्ग की पूरी घटना को अगर गंभीरता से लीजिए और चौरी चौरा के पूरे दिन के घटनाक्रम को याद करिए तो इतनी समानता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि फ्रांस की क्रांति को चौरी चौरा में दोहराया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर डुमरी खुर्द गांव में किसानों की सभा सुबह प्रातः 7 बजे शुरू होती है। यानी कि घटना को अंजाम देने के पूर्व किसानों की एक सभा होती है सुबह। ठीक उसी तरह बेस्टाइन दुर्ग पर किसानों के मार्च करने के पूर्व भी सभा होती है। उस सभा के बाद एक जुलूस निकलता है, ठीक उसी तरह जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में जुलूस निकला था। चौरी चौरा के जुलूस में भी किसानों के हाथों में लाठियां हैं, कुछ झंडे हैं और नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसा बेस्टाइन दुर्ग पर आक्रमण करते समय किसानों ने नारे लगाए थे, आगे बढ़े थे। और दोनों ही घटनाएं दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घटित होती हैं, अपराह्न 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और दोनों ही घटनाओं में किसानों के हुजूम ने अंततः गत्या सत्ता के प्रतीक का खात्मा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गवर्नर मार्किस बर्नार्डे को क्या सिर काट लिया जाता है फ्रांसीसी क्रांति में, वैसे ही चौरी चौरा में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक आतंक के प्रतीक के रूप में जो थाना था, चौरी चौरा थाना था, उसके सिपाही थे, उनकी हत्या किसान करते हैं। और कुल उस पूरे घटनाक्रम में 23+1 यानी 24 लोगों की हत्याएं होती हैं। विभिन्न इतिहासकार इसको कोई 22 कहता है, कोई 21 कहता है, लेकिन वास्तविक संख्या ये 24 की है। और 24 लोग, 23 उसी दिन मारे जाते हैं 4 फरवरी को, और एक चौकीदार की मृत्यु जो घायल था उसको 24 को होती है, 5 तारीख को होती है, यानी कुल 24 लोग मारे जाते हैं। तो ये ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का जो घटनाक्रम 4 फरवरी को था, ये आकस्मिक घटना नहीं थी। इसमें 20 वर्षों का संघर्ष था, 20 वर्षों का। 1920 में या आप 1918 से शुरू करिए, मद्रास में जो किसानों का और मजदूरों का जो विद्रोह हुआ था, 1920 में जो मुंबई के मजदूरों का विद्रोह हुआ था, ये पूरे घटनाक्रम चला आ रहा था। और 1921 में तो पूरा अवध प्रांत जल रहा था, किसान सड़कों पर थे। 2 वर्ष 1920 से 22 तक पूरा अवध प्रांत, जिसमें मदारी पारसी है, सूरज प्रसाद उर्फ छोटा रामचंद्र है, और सैकड़ों किसान नायक जो संघर्ष कर रहे थे। भील विद्रोह इसमें शामिल है, भीलों का, राजस्थान का, इसमें चरण पथिक जी का नाम आता है। बहुत सारे लोग विद्रोह में थे, तो इसलिए चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 की घटना नहीं है। उसके पीछे 20 वर्षों का, पूरे 2 दशकों का पूरा इतिहास समाहित है किसानों के आंदोलनरत होने का। और खुद आप चौरी चौरा की बात करिए तो 4 फरवरी से पहले जनवरी 1922 में भैंसहवा में सिपाहियों को किसानों ने घेर लिया था मारने के लिए, जनवरी 22 में गोरखपुर के पास। 2 फरवरी 1922 को बदाऊं के म्युनिसिपैलिटी ऑफिस को किसानों ने घेर लिया था। 4 फरवरी के चौरी चौरा की घटना हुई। 5 फरवरी को, यानी उस घटना के एक दिन बाद,
बरेली के टाउन हॉल में गोलीबारी हुई, इसमें एसपी घायल हुए थे, डीएम घायल हुए थे, किसान मारे गए थे। और 5 फरवरी 1922 को ही शाहजहांपुर में तिलहर में किसानों ने टाउन हॉल को घेरा था। ये सारे सारे जो है आंदोलन हमारे सामने है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 4 फरवरी 1922 एक दिन की घटना नहीं है, आकस्मिक घटना नहीं है। इसके पीछे किसानों का वो दमन है, वंचितों का वो दमन है, वो 4 फरवरी को हमारे सामने दिखाई देता है। मित्रों, ये किसान विद्रोह है और यह किसान विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध है। ब्रिटिश सत्ता उसमें हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से जब शामिल होती है तब किसानों का गुस्सा उनकी ओर मुड़ता है। लेकिन अगर बारीकी से इसका विश्लेषण हम करेंगे तो पूरा का पूरा आंदोलन जमींदारों और सामंतों का विरुद्ध है। वे गरीब जनता का जितना शोषण कर रहे थे, जितना वो अत्याचार कर रहे थे, ब्रिटिश सत्ता उसके बाद की कड़ी थी। उसके माध्यम से ब्रिटिश सत्ता हस्तक्षेप कर रही थी। इस चीज को हमें स्पष्ट करना चाहिए। गोरखपुर का ही ले, गोरखपुर में 2-3 नाम बड़े महत्वपूर्ण है। बाबू संत बख्श सिंह बड़े जमींदार थे और गोरखपुर नहीं हम उनका भी नाम आपको ले। बाबू संत बख्श सिंह के अंतर्गत जो मुंडेरा बाजार है, मुंडेरा बाजार का स्वामित्व बाबू संत बख्श सिंह के पास था, जो बिशनपुरा के जमींदार थे। यानी उस बाजार का लगान बाबू संत बख्श सिंह वसूलते थे। ये चौरी चौरा से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर भी दूर नहीं है, पास ही है। दूसरा बाजार खुद चौरी चौरा एक बाजार था और एक भोपा बाजार था, जो बिल्कुल अब चौरी थाना से 50 मीटर दूरी पर है, चमड़े का बाजार। उस जमाने में वो बाजार जो भोपा बाजार है, वो भारत का सबसे बड़ा चमड़े का बाजार था। कलकत्ता तक चमड़े का व्यापार होता था। कानपुर से चमड़ा भी भोपा बाजार में इकट्ठा होता था और वहां से वो विभिन्न जगहों पर जाता था। ये भोपा बाजार का स्वामित्व और चौरा बाजार का स्वामित्व सरदार मजीठिया परिवार के पास था, जो 1857 की वफादारी के एवज में गोरखपुर में आ बसाए गए थे। और उनके पास डुमरी खास गांव था। डुमरी खास की या डुमरी कला, जो भी कहिए, डुमरी खास और डुमरी कला दोनों नाम है। उसकी जागीरदार थे मजीठिया परिवार, सरदार परिवार, और उनके जो मैनेजर थे वो हरचरण सिंह थे। ये इन सामंतों के हितों की टकराहट देखिए। एक सामंत के हिस्से में चौरा बाजार है, मुंडेरा बाजार है, एक सामंत के हिस्से में भोपा बाजार है। नहीं, इसको इस तरह ले, सुधार करता हूं कि भोपा बाजार और चौरा बाजार दोनों सरदार के पास है। मुंडेरा बाजार बाबू संत बख्श सिंह के हाथ में। लड़ाई यहां शुरू होती है 13 जनवरी 1922 को। गांधी जी ने, आपको मालूम है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था जी। उस असहयोग आंदोलन ने देश की आम जनता को बहुत प्रभावित किया। जो आम जनता दुखी थी, वार टैक्स से दुखी थी। सबसे महत्वपूर्ण है वार टैक्स, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लाद दिया गया था और जमींदार किसानों से वसूल रहे थे वार टैक्स। लोग अपने घरों की थाली, बर्तन, स्त्रियों के गहने बेचकर वो टैक्स चुका रहे थे। ये बहुत बड़ा कारण है वार टैक्स, इसके पृष्ठभूमि में। दूसरा बड़ा कारण है प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के आह्वान पर जो पूर्वांचल के बहुत सारे नौजवान शामिल हो चुके थे। स्वयं चौरी चौरा में का जो भगवान अहीर है, वो ब्रिटिश सेना में शामिल था और जर्मनी के बॉर्डर तक वो लड़ाई में शामिल था।
जो 2 ही साल के बाद से 18 में निकाल बाहर किए गए थे और 5 रुपये महीना पेंशन पर उनको गोरखपुर भेज दिया गया था। वही भगवान अहिर चौरी चौरा में किसानों को कवायद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी नजर अली जो अगुआ है चौरी चौरा का, नजर अली पेशे से चुड़ियार परिवार के थे। नजर अली पूर्वांचल की भूखमरी से तंग आकर रंगून कमाने चले गए थे। रंगून से एक सिंगर सिलाई मशीन खरीद कर लाते हैं और उसी बाबू संत बख्श सिंह के बाजार मुंडेरा बाजार में एक दुकान खोलते हैं सिलाई की। नजर अली का रिश्ता यहाँ जुड़ता है। तीसरे अगुआ आते हैं अब अब्दुल्ला, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला का इतिहास यह है कि मूलतः अब्दुल्ला गाढ़ा कपड़ा, मोटा कपड़ा जो हाथ से बनाते थे जुलाहे, उसको वो घोड़े पर लाद कर बेचा करते थे, जा जाकर दूर दूर बेचा कर। असहयोग आंदोलन के दौरान वो 1921 में अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें वो शामिल थे। एक रसोइया के रूप में। वहां जो मेस चलता था उसमें खाना बनाने वालों में मजदूरी करने में अब्दुल्ला भी गए हुए थे अहमदाबाद। क्या बात। और वहां अब्दुल्ला को एमएन राय का भेजा हुआ पर्चा मिला था, जो अजमेर से आए हुए कांग्रेस सेवा दल द्वारा वितरित किया गया था। और उस पर्चे में बोल्शेविक क्रांति 1917 रूस की बोल्शेविक क्रांति का जिक्र था और ये बताया गया था कि दुनिया में एक ऐसी क्रांति हो चुकी है किसानों की, जो सामंतों के जुल्म का प्रतिकार उन्होंने किया है, उसको उखाड़ फेंका है और अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया है। तो भारत के किसान इस सामंती व्यवस्था को क्यों नहीं उखाड़ फेंक सकते? उस पर्चे से प्रभावित हुए थे अब्दुल्ला। भगवान अहिर जब जर्मनी के मोर्चे से आए थे तो जर्मनी के मोर्चे पर भी बोल्शेविक क्रांति के पर्चे बांटे गए थे और जो सैनिक 2-2 साल की ड्यूटी करने के बाद से गांवों में भेज दिए गए थे वापस पेंशन देकर, उनके दिलो दिमाग में भी बोल्शेविक क्रांति का कहीं ना कहीं असर था। नजर अली रंगून से लौटे थे, उन्होंने भी देश दुनिया को देखा था और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किसान असंतोष को रंगून से लेकर गोरखपुर तक उन्होंने महसूस किया था। एक चौथा नाम है लाल मोहम्मद का, चुड़ियार का। लाल मोहम्मद भी स्थानीय तौर पर बिजनेस करते थे कपड़े का और लाल मोहम्मद भी एक तरीके से गोंडा तक वो व्यापार करते थे। तो प्रदेश के अंदर संयुक्त प्रांत में जो जो किसानों की गतिविधियां थी उनको जानकारी मिल रही थी। इस तरह ये चारों अगुए जब जनवरी 1922 में इकट्ठा होते हैं, अब्दुल्ला अहमदाबाद से आते हैं, नजर अली रंगून से आ चुके हैं, लाल मोहम्मद, भगवान अहिर सब मौजूद होते हैं चौरी चौरा में। तो 13 जनवरी 1922 को मोहम्मद आरिफ जो है आते हैं वहां पर क्या कहते हैं डुमरी खास गांव में। मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। 2 गांव का नाम ले रहा हूं, डुमरी खुर्द और डुमरी खास। ये दोनों अलग अलग गांव है, दोनों के बीच में 5-6 किलोमीटर की दूरी है। डुमरी खास जैसा कि नाम है खास, वो जमींदार का गांव था, सरदार जमींदार का। और डुमरी खुर्द वो गरीबों का गांव था, उसमें मुसलमान थे, निम्न जातियों के लोग थे, उसमें चमार जात थे, कहार भी थे, अहिर भी थे, ये निम्न जातियों के लोग थे, केवट मल्लाह, इनका था डुमरी खुर्द। तो 13 जनवरी 1922 को डुमरी खुर्द गांव में असहयोग आंदोलन का मंडल कार्यालय खोला जाता है गोरखपुर के ऑफिस के द्वारा। और उसी दिन मुंडेरा बाजार के बाबू संत बख्श सिंह के कान खड़े हो जाते हैं। आंदोलन
आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज नहीं आ रही है सुभाष जी की। उस नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। सुभाष जी आवाज जा रही है? सुभाष जी का नेटवर्क। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर सुभाष जी आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत गंभीर बात और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सुभाष जी अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ। सुभाष जी का नेटवर्क से बाहर चले गए हैं। हाँ, डॉक्टर विलक्षण जी, जहां से सुभाष जी ने बात रखी और उनकी पृष्ठभूमि और तात्कालिक कारण और दूरगामी कारण, जो भी हुआ है कि गांधी ने फिर कैसे असहयोग आंदोलन वापस किया और बिल्कुल कहा कि मैं ये लंपटगिरी, गुंडे वाला काम, हिंसक काम में बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फिर असहयोग आंदोलन की वापसी होती है। और जिसके कारण से नाराजगी भी इतिहास में, इवन पंडित नेहरू से लेकर के सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस, सब लोग नाराज होते हैं कि गांधी, जब पूरा देश। सुभाष जी, मैं बात आपको नेटवर्क में नहीं आ रहे थे, तो मैं अपनी बात विलक्षण जी तक जी। पहुंचा रहा था। सुभाष जी जी, को रखने समझ दें। रहे हैं जी। जहां से बात आपने छोड़ी थी वहां से आप नहीं। पूरा कर दें। अच्छा, ठीक है। आप कितने मिनट में जी। मैं पूरा कर दूं? आप हमारी समय तय कर दें। जी जी, बस बस आप 1-2 मेरा मिनट में समय तय करके, कर। 2 ठीक है, मिनट में ठीक है, बात करके ठीक है। तब विलक्षण जी। जी ठीक है, बिल्कुल मैं 2 मिनट में ही नहीं, खत्म कर दूंगा। भाई विजेंद्र जी, तो मैं एक जी। कुशवाहा जी को कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट दिया जाए, ताकि बातों नहीं, को पढ़ सकें। ठीक है पृष्ठभूमि सुभाष अच्छी जी, है। नहीं देने का क्या है कि मंच सुभाष जी का है और राकेश जी सब तो हैं ही, लेकिन हम लोग भी सुनना चाहते। जितनी रोचक बातें अब तक मुझे जी, जी, लगता है जी। इतिहास में इस प्रकार की बातें नहीं ना तो पढ़ने को मिली है। मुझे लगता है कि 10 से 15 विलक्षण जी ने कह दिया है कि सुनना चाहते हैं, तो आप अब कहें, हम लोग भी हाँ, पूरी दूसरे एपिसोड पृष्ठभूमि में को बात समेट कर लें। लेंगे। जी जी, पूरी जी पृष्ठभूमि को नहीं नहीं, समेट लें। मैं भी चाहूंगा कि आप सबको सुनूं। मैं भी चाहूंगा कि आप सबको सुनूं, जी लेकिन मैं जी कोशिश करूंगा कम शब्दों में अपनी जी बात को पूरा करूं। जी 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 तो विद्वान साथियों, मैं ये कह रहा था कि ये जो मंडल कार्यालय के गठन होने के बाद से निश्चय ही पिकेटिंग शुरू होती है, किसान धरना देते हैं बाजारों में। और एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि काशी गांधी जी का असहयोग आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन किसान जो थे, जो भूखे थे, उन्होंने इस सिद्धांत को कोई सैद्धांतिक तौर पर अध्ययन नहीं किया था, बिल्कुल नहीं अध्ययन किया था। और उनका यह मानना था कि देशव्यापी एक आंदोलन है, एक महात्मा जो कि एक मिथ तैयार कर दिया गया था, एक महात्मा हमारे बीच में मौजूद है, और जिसके प्रताप से सूखे कुएं में पानी निकल आता है, जिसके प्रताप से सूखा हुआ पेड़ हरा हो जाता है, जिसके प्रताप से अंग्रेजों की गोली पानी बन जाती है, उसके नेतृत्व में हमारी मुक्ति है। और उस मुक्त के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। इसलिए चौरी चौरा में जब चौरी चौरा की घटना के पृष्ठभूमि में एक जो है 31 जनवरी 1922 को गोंडा करे हाटा में एक कांग्रेसी सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में चौरी चौरा के नजर अली अपने साथियों के साथ भाग लेते हैं और 31 जनवरी को लौटते हुए मुंडेरा बाजार के तालाब पर रात में रुक जाते हैं। 1 फरवरी की सुबह, शनिवार का दिन है, मुंडेरा बाजार का दिन है, शनिवार को मुंडेरा बाजार लगता है। वो लोग तालाब पर दातुन करते हैं, नहाते धोते हैं। तो ये खबर बाबू संत भक्त सिंह को पहुंच जाती है कि ये जो असहयोग आंदोलन के कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद हैं तालाब पर, और उनको लगता है कि आज बाजार को डिस्टर्ब करेंगे, धरना देंगे। और ये कहानी वहीं से बिगड़ती है। ये असहयोग, ये जो नजर अली के साथ जो साथी है, वो थोड़ी देर के बाद से अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन
2 बजे बाजार में भगवान अहिर दिखाई देते हैं। इनको देखते ही जो बाबू संत बख्श सिंह के कारिंदे हैं वे बौखला जाते हैं, जिसमें एक अवधूत तिवारी है, जी एक जी जी, आवाज आ शंकर रही सिंह है। है, ये 2-3 एक जगत नारायण है, और ये थाने से दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को बुला लेते हैं और जी। गुप्तेश्वर सिंह भगवान अहिर की पिटाई कर देता है बाजार में। और उसके बाद से घटती 2 फरवरी को जो शिकारी के घर पर इसको ले, और ये तय होता है कि पूरे इलाके के किसानों को हम 4 फरवरी को बुलाएंगे और दरोगा के पास चलकर हम ये पूछेंगे कि आपने हमारे साथी भगवान अहिर को क्यों मारा। तो ये एक संक्षेप में इस घटनाक्रम का इतिहास है। 4 फरवरी को जब इकट्ठा होते हैं किसान डुमरी खुर्द गांव में, तब भी जमींदारों के कारिंदे वहां मौजूद होते हैं, किसानों को डराते हैं कि तुम थाने की ओर मत बढ़ो, गोरखपुर से पुलिस आई है, वो तुम्हें मार देगी। इसके बावजूद किसान थाने की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि किसानों का उद्देश्य कभी भी थाने पर आक्रमण करना नहीं था। उन्होंने तय किया था कि हम केवल दरोगा से पूछेंगे कि आप हमारे साथी को क्यों मारे हैं और लगातार क्यों मारा जाता है अकारण। और यही कारण है, आप देखेंगे, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, यही कारण है कि 4 फरवरी 1922 को पूरा जुलूस थाने के गेट से आगे चौरा गांव की ओर निकल चुका था। केवल 300 लोग बचे थे, जिसमें नजर अली था, और नजर अली ने दरोगा से पूछ लिया, और पूछने के बाद से वो भी जा रहा था, लेकिन बाबू संत बिक सिंह का एक कारिंदा अवधूत तिवारी ने व्यंग किया दरोगा को कि आप निम्न जातियों से डर रहे हैं, इनकी आप इजाजत दे तो मैं पिटाई कर दूं। बस इस भड़काने में दरोगा ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चली तो जो किसान आगे निकल गए थे उन्होंने सीटी बजाई खतरे की, वो किसान पलटे, और संजोग या दुर्भाग्य से जो भी कहिए, रेल पटरी गुजरी है बगल से थाने की। रेल पटरी की जो कंकड़ थे, जो पत्थर थे, उसको उठाकर किसानों ने बरसात कर दी, और वो इतनी तेज बौछार थी कि गोलियों के चलाने के बावजूद, किसानों के मारे जाने के बावजूद पुलिस वाले सुरक्षित नहीं रहे, और अपनों को बचाने के लिए थाने बिल्डिंग में वो घुस गए, और यही रणनीति में वो विफल रहे। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने मिसाइल की संज्ञा दी है पत्थरों की बरसात को, कि किसान मिसाइल दाग रहे थे जी। जब वो थाने में घुस गए तो बहुत असुरक्षित स्थिति में वो पहुंच गए, और किसानों ने थाना भवन को घेर लिया, चौरा बाजार से मिट्टी का तेल और खरपतवार लाकर फूंक दिया। ये घटना है। मैं 2-3 सैद्धांतिक बातों की ओर आपको इशारा करना चाहूंगा बस। एक तो यह कि गांधी जी ने इस आंदोलन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, वे अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत अडिग रहे, और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह असहयोग आंदोलन जो किसानों का आंदोलन था, कितना विकराल था, इसको 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा जो ब्रिटिश रिकॉर्ड में मौजूद है। बदाऊं के सैनिकों ने लिखा, अपने बयान में दिया, जब हमारा जीवन 2 रुपये की मोमबत्तियों के सिवा कुछ नहीं है, यानी कि हम मारे जाएंगे और हमारे नाम पर मोमबत्ती जला दी जाए। बरेली के एक दरोगा ने कहा कि थैंक्स गॉड नाउ वी आर सेफ। यानी 12 फरवरी को जैसे ही गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन रोक दिया जा रहा है, तब दरोगा ने लिखा कि हे ईश्वर, अब हम सुरक्षित हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इतना विकराल था ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन कि कई क्रांतिकारियों ने कहा था कि 1922 में ही देश आजाद हो गया होता अगर असहयोग आंदोलन को रोका नहीं गया। मित्रों, उसके बाद से आप जानते हैं कि ब्रिटिश दमन चला, मुकदमा चला, और हमारे 225 किसानों पर मुकदमा चला, जिसमें से 172 को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट में मामला गया, और हाई कोर्ट में अंततः 19 को फांसी हुई, 20 को आजीवन कारावास मिला, बाकी को
8 साल की सजा, 5 साल सजा, 3 साल की सजा हुई और इस तरह ये किसान आंदोलन एक तरीके से ब्रिटिश दमन का शिकार हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यमन राय की थी, जिन्होंने बाहर ज्यूरिख में रहते हुए ब्रिटिश लेबर पार्टी पर दबाव डाला और तमाम जगह इस आवाज को उठाई कि 172 लोगों को फांसी न दी जाए। और शायद उस दबाव का असर था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर डिबेट चला और अंततः एक तरीके से फांसी की सजा 19 लोगों पर आकर सिमट गई। मर्सी पिटिशन की अलग कहानी है और उसके बाद की घटनाक्रम की अलग कहानी है, हाई कोर्ट के जजमेंट की अलग कहानी है। मैं चाहूंगा कि मैं अब आप दोनों विद्वान हमारे प्रोफेसर मौजूद है, उनको भी सुना जाए और फिर जी हम इस चौरी चौरा के जन क्रांति के इतिहास को बार बार समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, लगातार हम लोग अभी सुभाष जी ने बहुत गंभीर बात कही है, गंभीर सवाल भी खड़ा किए हैं। जो 22 का राष्ट्रवाद है, आज राष्ट्रवाद किसी के गिरफ्त में है और चौरी चौरा के जो आंदोलन का जो राष्ट्रीय चरित्र विकसित होना चाहिए था, वो राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं होने दिया गया। मुझे लगता है कि सुभाष जी ने जहां बात को रखी है, यहां से आगे क्या हम चौरी चौरा को कैसे याद करें, डॉक्टर विलक्षण जी। आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। माननीय सुभाष चंद्र जी, माननीय राकेश रफीक जी और इस कार्यक्रम के आयोजक विजेंद्र जी, बातें काफी हुई है। सुभाष बाबू ने काफी डिटेल्स में बातें रखी है। चार्जर हो भी रहा है। इसकी जो पृष्ठभूमि है और इस चौरा के कांड के, चौरी चौरा कांड के जो कंटेंट्स हैं, तथ्य हैं, उसको इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से सामने रखी है। हो रहा है पापा, ऑन है बटन। मैं राकेश जी, क्या डिस्टरबेंस है? जी जी विलक्षण जी। वो चार्जिंग लगाना पड़ेगा। मैं इस पृष्ठभूमि में, दरअसल चौरी चौरा कांड के बाद जो प्रतिक्रिया गांधी जी की आई, अन्य राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की भी प्रतिक्रिया थी और हमारे क्रांतिकारी जमात की जो बाद में डेवलप होता है, इसके बाद ही डेवलप होता है, जिसमें भगत सिंह हैं, बिस्मिल हैं, सूरी सेन हैं, उनके जितने साथी हैं, वो सभी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद तीखी प्रतिक्रिया आई थी और फिर उन्होंने एक रास्ता चुना था, क्रांति का रास्ता चुना था। दूसरा, कांग्रेस, जिन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया गांधी जी के कहने पर, या गांधी जी का फरमान था वह, जिसको कि कांग्रेस को मानना पड़ा, वहां भी निराशा काफी थी। इसलिए आगे चल करके हम पाते हैं कि ये पहली दफा था जब गांधी जी से असहमति व्यापक तौर पर कांग्रेस के अंदर दिखी थी। उसके पहले वे सभी लगभग भक्त के जैसा काम कर रहे थे गांधी जी के साथ, लेकिन इस घटना ने यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महात्मा हो, चाहे कितना ही विद्वान हो, कितना ही योग्य हो, गलतियां उनसे हो सकती है। वो मानव हैं तो मानवीय भूल उनसे हो सकती है, चीजों को समझने की भूल हो सकती है, मूल्यांकन की भूल हो सकती है। और घटनाओं में जो वर्ग चरित्र है, इस घटना ने यह साबित किया कि ये वर्ग चरित्र है। गांधी जी का जो वर्ग था वह सामने आ गया। वो किसके पक्ष में खड़े हुए, सवाल इसी का है। कांग्रेस और गांधी जी किसके पक्ष में खड़े हुए? वे उन किसानों के पक्ष में खड़े नहीं हुए जो चौरा चौरी कांड से जुड़े हुए थे, बल्कि उन्होंने उसी प्रकार की उनको दी संज्ञा दी, उसी तरह का विशेषण दिया जैसा कि अंग्रेज पहले करते आ रहे थे और यहाँ के जमींदार करते आ रहे थे। आप शहीद तिलका मांझी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी के इतिहास को देख लें।
18वीं सदी के अंतिम दौर का है। 1789 से 1785 के बीच का 7 वर्ष का संघर्ष है। उसके बाद यही कहा था तिलका मांझी के बारे में कि ये गुंडे हैं, ये लुटेरे हैं, ये डकैत हैं। तिलका मांझी के पहले के इतिहास को अगर देखें हम 1767 से 1772 के बीच का जो पहाड़िया किसान आंदोलन यहाँ चल रहा था पूरे राजमहल के क्षेत्रों में, भागलपुर के क्षेत्रों में, बिहार को आंदोलित किए हुए था, उसको भी कहा ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं। और जिस तरह शिकारी लोग पशुओं को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, ठीक उस तरह से यहाँ के जमींदार और पुलिस के जो लोग थे, अंग्रेजों के जो लोग थे, वो मार रहे थे उनको। उसके बाद आप चले जाएं, भगवान बिरसा के आंदोलन को देख लें। बिरसा के आंदोलन में बिरसा को जो यातना दी गई वह कम है, जहर दिया गया वो कम है, लेकिन उसके कारण, उस आंदोलन के कारण हजारों आदिवासियों के घर, यहाँ के मूल निवासी किसानों के घर उजाड़ दिए गए थे। इसके पक्ष में भी बहस हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई थी, बल्कि ये कहें पहाड़िया विद्रोह के विरोध में भी बहस हुई थी। लेकिन बहस से मिला क्या उन्हें? सवाल इसी का है, मिला कुछ नहीं, बल्कि वह मिल गया विशेषण जो कि चोर है, डकैत है, गुंडा है, अपराधी है, आदि आदि। गांधी जी भी अपराधी कहते हैं जी। गांधी जी अगर यहाँ अपराधी के बजाय प्रतिरोधी बोलते, प्रतिरोध में खड़े हुए इस घटना को मानते, तब एक बात होती। ठीक है, इस थाना को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, लेकिन गांधी जी उसके पहले थाना को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे थे? जो थाना प्रतीक बन चुका था जमींदारों के कार्यालय का, थाना शुरू से ही जमींदारों का कार्यालय के तौर पर काम करता रहा है। जहां जमींदार की सेना काम नहीं करती थी, गुंडे काम नहीं कर पाते थे, वहां पर थाना का सहयोग लिया जाता था और थाना और जमींदार के गुंडे मिल करके ये काम करते थे। अगर चौरी चौरा के कांड को भी देखें आप, वहां भी वहां के जिन जमींदारों के बारे में, जिन सामंतों के बारे में जिक्र किया है सुभाष भाई ने, दरअसल आप देखें कि वे पहले आक्रमण करते हैं, सामंत के गुंडे पहले आक्रमण करते हैं हमारे किसानों पर, और फिर बाद में पुलिस आती है, पुलिस को लाती है, और पुलिस जो है उस पर हमले कर देती है, गोली चला देती है। 3 लोग शहीद होते हैं उसमें। तो 3 लोग मारे गए अकारण, उन तीनों ने कोई हिंसात्मक बर्दाश्त नहीं की थी। वे तो अपनी मांगों को लेकर के अपने साथियों पर ढाए जुर्म के खिलाफ में खड़े होकर थाना से पूछने जा रहे थे, जैसा सुभाष भाई ने कही है ये बातें। मेरा है कि उनकी गलती क्या थी जो 3 लोग मारे गए थे, या उसके पहले जो उत्पीड़न हुआ था उनकी गलती क्या थी? इसका विश्लेषण किए बगैर गांधी जी और उनके साथी इनको बोल देते हैं कि ये अपराध है, हिंसा अपराध है। हिंसा क्या अपराध है? क्या हर तरह की हिंसा अपराध है? अपनी इज्जत बचाने में, अपनी आबरू बचाने में, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अगर कोई आदमी से हिंसा होती है तो वो तो हिंसा है नहीं जी, वो तो हिंसा नहीं है। इसलिए ये प्रतिरक्षा है। दरअसल तथागत बुद्ध से लेकर के संत रैदास से लेकर संत कबीर तक को देखें, राष्ट्रपिता फुले से लेकर के अब बाबा साहब अम्बेडकर तक देखें, इन तमाम जगहों पर हिंसा और अहिंसा की चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा अहिंसक जो तथागत बुद्ध थे, सभी हिंसा को अहिंसा नहीं मानते थे। उद्देश्य पूर्ण हिंसा को, यानी जो कि वास्तव में सोची समझी हिंसा है, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को घाटा पहुंचाने के लिए, दूसरे का जीवन लेने के लिए, उसको हिंसा तथागत बुद्ध भी मानते हैं। उनसे बड़ा अहिंसक तो पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। लेकिन वो ऐसा कहते हैं, तो गांधी जी की हिंसा कहां से आई थी भाई? कि हर तरह की ये जो हिंसा की बातें हैं, दरअसल इसी में छिपी हुई, हिंसा और अहिंसा में ही छिपी हुई है वर्ग संघर्ष का मामला। वर्ग के पक्ष में रहना है कि किसी वर्ग के विरोध में जाना है, इसी में छिपा हुआ है। गांधी जी किसानों के शोषण को, किसानों के दोहन को, जमींदारों के शोषण को, उसके खिलाफ में कभी खुल करके सामने नहीं आए। लेकिन जैसे इसके प्रतिरोध में घटना होती है चौरी चौरा का, वैसे ही वो
इसके खिलाफ खड़े होते हैं, अपराधी घोषित करते हैं। उनके अपराध घोषित करने से हुआ क्या एक्चुअली, ये बात अंग्रेज ऐसे भी कार्रवाई करता, लेकिन जब देश के बड़े नेता, बड़ी पार्टी के नेता कह दें कि ये अपराध है, थाने को जलाना या सिपाही को मारना ये अपराध है और किसानों को मारना अपराध नहीं है, अगर वो ये कह दें, क्या उस केस में किसी भी अंग्रेज सिपाही पर या अंग्रेज के सेना पर, अंग्रेज के बल पर कोई घटना आई, न्यायिक निर्णय कोई आया तो उसने गलत किया था? ऐसा नहीं आया, केवल किसानों के विरुद्ध आया। 19 को फांसी दी गई, 20 को आजीवन कारावास हुआ, सुभाष भाई बता चुके हैं। मेरा कहना यह है कि ये अपराध घोषित करने के, गांधी के द्वारा अपराध की घोषणा करने के साथ ही अंग्रेजों को बल मिल गया कि जैसे चाहो उतनी कार्रवाई कर सको। इससे बल मिला अंग्रेजों को, और पूरी दुनिया भर में जो सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था या पड़ रहा था या देश में भी पड़ रहा था, उसको उन्होंने अपराध कह करके खत्म कर दिया, रोकने की कोशिश की। यह एक अच्छी बात नहीं है। ये तथ्यात्मक बातें इतिहास की है जो कि काले अध्याय के तौर पर मौजूद रहेंगी, गांधी के साथ जुड़े रहेंगे। ये काले अध्याय है उनके जीवन का। इसलिए किसानों के विद्रोह को, किसानों के प्रतिरोध को आप अपराध घोषित करते हैं और अंग्रेजों के शोषण और दमन को, उत्पीड़न को, जमींदारों के उत्पीड़न और दमन को आप सही ठहराते हैं, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप किस वर्ग के पक्ष में खड़े हैं। ये एक बात हुई, ये एक बात हुई। आज की सरकार को भी देखें, चौरा चोरी का जो सबक है, आज जो किसान, जिसकी पृष्ठभूमि आपने रखी थी अपने इंट्रोडक्शन में, आज के किसान क्या सोचते हैं, आज के मजदूर क्या सोचते हैं, आज के आम नागरिक क्या सोचते हैं? नागरिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। इसके खिलाफ में जो बोलते हैं वो देशद्रोही हैं। आज ये देशद्रोही हैं। ये बातें कहां से ली है उसने? ये बातें कहां से ली है? बातें ली है वही उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जहां पर बड़े लोग बड़े लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, और जो मजदूर किसान है, मेहनतकश इंसान है, आम जन है, उनके अधिकारों का हनन होता है। ये पृष्ठभूमि वही है। इसलिए चौरा चोरी खत्म नहीं हो गया, चौरी चौरा खत्म नहीं हुआ है। उसके सबक, उसके यथार्थ, उसके कंटेंट्स अभी भी जिंदा है। और हम ये मानते हैं कि उन तमाम शहीदों को, जो 19 हैं, उसके पहले जो और हैं, जो 3 किसान मारे गए थे, और फिर जो हमारे साथी को आजीवन कारावास मिला, कितने रोग से मरे, उत्पीड़न से मरे, उसका लेखा जोखा तो अभी तक नहीं हो पाया है पूरा, उसका लेखा जोखा नहीं हो पाया। हम उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं आज, उसी तरह करते हैं जैसे तिलका मांझी के प्रति करते हैं, जैसे हम भगवान बिरसा के प्रति करते हैं, जैसे हम पहाड़िया सरदारों के प्रति करते हैं, जैसे हम भारत भर में फैले हुए जो किसान आंदोलन थे, खेड़ा का आंदोलन देख लें, पावना का आंदोलन, ढेर सारे आंदोलन हैं किसानों के, बहुत सारे आंदोलन है किसानों के, मुआरिया जाति का आंदोलन है, जनजाति का आंदोलन है। तो मेरा यह है कि इस मामले में यह आंदोलनों की जो सिलसिला है, आमजन की प्रतिरोध की बातें हैं, ये अधिकार की बातें हैं, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। जब अहिंसा के तरीके से, जब शांति परमपूर्ण तरीके से रास्ते नहीं हल होंगे, तो लोग तो अपना प्रतिरोध जाहिर करेंगे, लड़ेंगे, और आज भी लड़ रहे हैं। आज भी तो दर्जनों से अधिक बुद्धिजीवी कैद में हैं, जेल में हैं, मोदी जी के जेल में हैं, और अनेक लोगों पर ये खतरे मंडराते रहते हैं कि जरा सा कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कब उठा ले और कब कोई षड्यंत्रकारी केस, झूठे मुकदमे डाल दे। यह स्थितियां हम लोग बनी है। राकेश जी के पास भी आएंगे। हाँ, समय 15 मिनट हैं, तो राकेश जी को भी हम लोग सुन लें, सुभाष जी भी सुन लेंगे। तो मुझे लगता है कि संक्षेप में अगर संदेश दे दें चौरी चौरा को याद करते हुए। पहले तो यह है कि पूरे देश को आज याद करना चाहिए था, चौरी चौरा के शहीदों के प्रति नमन करना चाहिए था, श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए था, जिसके बारे में अफसोस आपने जताई है। आज ना मीडिया में है, ना नेताओं के जरिए, कहीं नहीं है जी। तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई आज इतनी महान घटना हुई थी गोरखपुर में, और उस घटना को लेकर के आपके दिल में अगर कोई संवेदना नहीं है,
कोई भाव नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है और हम इसको देशद्रोह कहते हैं, हम इसको देशद्रोह कहते हैं। दूसरी बात जी यह कि जी जी इतिहास में शोषण और उसके विरुद्ध प्रतिरोध चलता रहेगा और आज भी जारी है, तब तक जारी रहेगा जब तक भारत के संविधान में जो वर्णित अधिकार है उसको ये लोग हल नहीं करेंगे, सब ये लागू नहीं करेंगे। और हम ये जानते हैं ये लागू नहीं करेंगे, इसलिए हमें ही खड़ा होना होगा, मजदूर किसानों के साथ खड़ा होना होगा, आवाम के साथ खड़ा होना होगा, छात्र युवाओं के साथ खड़ा होना होगा, बेरोजगारों के साथ खड़ा होना होगा, जो रोज रोज अपमानित होते हैं अपने घरों में और घर के बाहर। इसलिए जी हम तमाम लोगों को लेकर के ये कहना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहे हैं। जैसे वैसे ही जैसे चौरी चौरा कांड के हमारे किसान भाई थे और उन्होंने शहादत दी, जुल्म सहे, उनके परिवार विनष्ट हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि परिणाम तो ये होना है, परिणाम तो ये होना है। बिना त्याग के इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है, बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ये संदेश है चौरी चौरा कांड के। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके धन्यवाद लेकर विलक्षण के जी। आभार। अब कोई भूमिका में गए बिना तमाम सवाल सुभाष जी ने, विलक्षण जी ने छोड़ दिया। गांधी पर सीधा सवाल था, यह जो अब वर्गीय राष्ट्रवाद है, जो क्लास नेशनलिज्म है, और चौरी चौरा को याद करते हुए ये जो नया राष्ट्रवाद हमारे सामने में है, यह राष्ट्रवाद हमारे लिए कितना उपयोगी, कितना अनुपयोगी, कितना हितकारी। मुझे लगता है उन शहीदों को याद करते हुए अपनी बात को, दो वक्ताओं ने बात कही है, आप आगे की बात हमें कहें। राकेश जी। तो देखिए, देश के लिए जो भी शहीद हुआ, उसका जो भी तरीका रहा हो, उसकी शहादत को तो प्रणाम है, लेकिन घटनाओं को और बातों को समझने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा और गहराई की ओर बढ़ना पड़ता है। बात यह है कि 1857 का विद्रोह जिन इलाकों में हुआ वो एक परंपरा है, क्योंकि उस समय वैसे लड़ने की परंपरा थी और वो लड़ाई हुई, हम हार गए। अब 1857 के बाद ऐसी कौन सी बात हुई कि हम 1857 को पुनः पैदा नहीं कर सकते थे? वो बात यह है कि भारत के आम आदमी को हथियार रखने से वंचित कर दिया गया। तो 1860 के बाद अंग्रेजों का इस देश में अपना स्थायी शासन करने का जो तरीका था, उसमें जो कानून उन्होंने बनाए, उन कानूनों पे गौर करना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कि अगर हम तिलक को भी मानते हैं तो तिलक गणेश पूजा और शिवाजी उत्सव की ओर क्यों जा रहे हैं? एक ग्रुप तो बन सकता था, बहुत लोकप्रिय थे, 1000, 2000, 10,000, 1-2 लाख लोगों को लेके आक्रमण कर सकते थे अंग्रेजों पे, लेकिन वो तरीका अब नए सिस्टम में नहीं चलने वाला था। इसलिए एक परंपरा जो कांग्रेस के गरम गुट से शुरू हुई, कांग्रेस ने तो बनाया अपने ढंग से कि वैक्यूम क्लीनर, वे जनता का गुस्सा आएगा निकल जाएगा, लेकिन गरम गुट ने उस कांग्रेस को पटक दिया दूसरी जगह। जिन अंग्रेजों ने बनाया, वायसराय कहने लगे कि इस कांग्रेस को समुद्र में डुबो देना चाहिए। तो गरम गुट की उस परंपरा को 21 में नए परिप्रेक्ष्य के साथ जब गांधी जी आते हैं, बल्कि 16 में उन्होंने पहली बार बोलना शुरू करा, तो नए तरीके से बात रखना शुरू करते हैं। एक बात जो हमें समझनी है। दूसरी बात समझनी है कि आंदोलन जो होता है, हम पिछले अब तो 45 साल 50 साल हो रहे हैं, हम आंदोलनों की दुनिया के अंदर रहे, और हर आंदोलन के वक्त एक सवाल खड़ा होता है नेता के पास है कि अब समझौता, आंदोलन आगे या आंदोलन वापस। और नेता को वो निर्णय करना पड़ता है कि मेरी रणनीति से जो आंदोलन चल रहा है वो कहां पहुंचा है और मुझे वापस लेना है या क्या करना है। अब देखिए, अभी एक किसान आंदोलन चल रहा था और ये पहला किसान आंदोलन था देश का जिसमें सारे लेफ्ट के लोग शामिल हुए। इससे पहले कि हमारी दुनिया में लेफ्ट के लोग अपना एक अलग आंदोलन करते थे और बाकी देश के आंदोलन अलग चलते थे। किसी को धनी किसान का कह दिया, किसी को बुर्जुआ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, लेकिन ये आंदोलन भी जो बहुत धनी किसानों का भी था, उसमें सारे लेफ्ट के लोग शामिल हुए। अब मैं इसकी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा, लेकिन एक घटना को याद करिए
जो माहौल 26 जनवरी का बनाया गया किसान आंदोलन के द्वारा, उसमें कुछ लोग लाल किले पे चले गए और उन्होंने लाल किले पे झंडा बदल दिया। अब किसान आंदोलन के नेता उस घटना का समर्थन करें, विरोध करें, क्या करना है उन्हें? तो सभी लोगों ने, जिसमें लेफ्ट के सभी क्रांतिकारी ग्रुप, माओवादी तक सभी सिरमौर शामिल थे, उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि लाल किले की घटना सही हुई। सबने यही कहा कि लाल किले नहीं जाना चाहिए था, भाई गलत चले गए, हम तो दूसरी जगह जाने को कह रहे थे। तो ये आंदोलन की एक परिस्थिति होती है और उसमें लीडर को निर्णय लेना पड़ता है। यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप थी, और मैं लेफ्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर क्रिटिक इस तरह का लेफ्ट की ओर से आता है। अब गांधी के सामने चुनौती ये थी कि वो अंग्रेजों से लड़ाई को पूरी जनता के व्यापक स्तर तक फैलाना चाहते थे, और आंदोलन में अगर उतार आने लगे, जैसे हर आंदोलन में एक चढ़ाव होता है जिसमें जनता की भागीदारी बढ़ती चली जाती है, फिर आंदोलन में एक उतार आता है, जनता की भागीदारी कम होने लगती है। नेता का काम है उस मोड़ को समझना। उस मोड़ पे या तो वो नया स्टेप देगा या होशियारी के साथ थोड़ी सी जीत हासिल करके या वो करके उसको पीछे हटाने। बात एक घटना की नहीं है, चौरी चौरा तो निमित्त बने, लेकिन गांधी जी ने 21 में जिस आंदोलन को पैदा किया वो तो उनकी चतुराई से पैदा हुआ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में वो नेता बने, पूरे देश में घूमे, हिंदू मुस्लिम को बांटने की अंग्रेजों की साजिश को शिकस्त करते हुए कांग्रेस का वो आंदोलन पैदा हुआ और देश भर के लोगों को बहुत आशाएं थी। लेकिन उन आशाओं पे गांधी जी ने अगर महसूस करा कि अगर हम हिंसात्मक रास्ते पे बढ़ गए तो हमारे लोग ज्यादा मारे जाएंगे और हासिल नहीं होगा कुछ, अभी पूरे देश में इतना जागरण नहीं हुआ। तो अगर एक नेता ने समझा तो ये समझ उस नेता की समझ है जिसने इस बात को समझा। अब क्रिटिसिज्म कुछ भी हुआ हो, लेकिन गांधी जी को जेल में डाला गया, तो दमन तो थोड़ा सा होता ही है। तो वो सारा दमन कोई कांग्रेस के लीडर बच गए कि वो बुर्जुआ वर्ग के थे उन्हें छोड़ दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे कांग्रेस पे फिर दमन हुआ, आलोचना भी हुई। लेकिन मुझे ये बताओ कि पूरे देश में एक भगत सिंह के ग्रुप के इंसिडेंट को छोड़ के जिसने देश के उस सन्नाटे को तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई विद्रोह पैदा कर दिया, भगत सिंह कोई देश में विद्रोह पैदा कर पाए ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने एक उस सन्नाटे को तोड़ के और अपने त्याग और उससे एक माहौल बना दिया। लेकिन उस माहौल को कल्टीमेट करने के लिए फिर गांधी की जरूरत क्यों पड़ी? जो सारे कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे गांधी गलत है, उन्होंने 1930 में जाके गांधी के पास ही तो फिर चुनौती की कि भाई आपके नेतृत्व में होगा, आप करिए कुछ, है ना, क्योंकि भगत सिंह से वातावरण बना था। तो फिर आंदोलन के जननायक गांधी ही बने। तो इसलिए एक तो इस तरह से समझना है। दूसरा जो है, चौरी चौरा की जो घटना है, जब चौरी चौरा के नाम से वापस लिया, अब घटनाएं तो हमारे साथी ने भी कई गिना दी कि उससे पहले ये हुआ, उससे पहले ये हो गया, तो वो एक सिंबलाइज हो गई देश में। उस सिंबल से दो चीज निकल गई। एक चीज ये निकल गई कि लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए कब्जा कर लिया, तो उससे वो 1857 की याद आते हुए हम उस वीरता के और उसको सम्मान करते हुए बहुत से नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। लेकिन नौजवानों के लिए तो ऐसी घटनाएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं, भगत सिंह की शहादत भी प्रेरणा स्रोत है। लेकिन इससे ये बात नहीं हो जाती कि गांधी जी चूंकि आंदोलन को इसलिए वापस ले लिए, ये कह दिए। टैक्टिकल बहुत सी बातें एक नेतृत्व को करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है, ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया, 1 घंटा होने जा रहा है, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि घटनाओं की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका वर्णन किताबों में बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। जैसे आपने कहा इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन घटनाओं के कारणों की खोज जो है वो एक लंबी गहराई से करनी होती है, और आंदोलन के नेताओं को समझने के लिए और भी गहरी आवश्यकता होती है। चाहे हम सुभाष चंद्र बोस को समझने का प्रयास कर रहे हो, चाहे भगत सिंह को समझने का प्रयास कर रहे हो, या गांधी को समझने का प्रयास कर रहे हो। और एक राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, जो उद्देश्य है, यानी मुझे देश आजाद कराना है
और किसी को जमींदार से लड़ना है। अब जमींदार अलग है और गुलामी अलग है, ऐसा नहीं है। जमींदार तो प्रतिनिधि है अंग्रेजों का, वो भी एक माध्यम है स्टेट का। स्टेट का माध्यम थे जमींदार, वो सब अंग्रेजों के नियुक्त करे हुए थे। तो लड़ाई शुरू होती है, जो राष्ट्रीय पूरे आंदोलन को देख रहा है वो उस विजन से देखेगा, जो जमींदार के विजन से देख रहा है वो उस विजन से देखेगा। तो देश में किसानों की लड़ाई और मजदूरों की लड़ाई के बढ़ने का अपने डायनेमिक्स थे स्थानीय, और पूरे देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के जो डायनेमिक्स थे उसको तिलक जानते थे, उसको गांधी जानते थे और उसको सुभाष चंद्र बोस जानते थे। तो इस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो बातें चल रही हैं उससे और अधिक गहराई की ओर हम बढ़ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहस जारी रहेगी। मैं तमाम दर्शकों और पाठकों से और द डायलॉग से जुड़े हुए तमाम मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि आप साझा करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को सुने अवश्य, समय दे करके। और यह अंत नहीं है। कोई भी समझ, चाहे गांधी के बारे में समझ हो, चाहे अंबेडकर के बारे में समझ हो, कोई भी समझ अंतिम समझ नहीं है। डॉट डॉट है और समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। इस बहस को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो इतिहास के तहखाने में जो बहुत से सवाल, बहुत से तथ्य जो दबा करके रखे हुए या स्वाभाविक रूप से दब गए हैं, निश्चित रूप से नई पीढ़ी को उन तथ्यों से अवगत कराया जाए। यह बहस जारी रहेगी। आप द डायलॉग से जुड़े रहिए। बहुत बहुत नमस्कार तमाम मित्रों का, तमाम साथियों का। हम आपको बुलाते रहेंगे, बहस करवाते रहेंगे, ताकि नई पीढ़ी नए आलोक में नई दुनिया को, नए समाज को देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। द डायलॉग को देखते रहिए। जी सभी को नमस्कार जी। जी प्रणाम।